देखिए बुआ, 10th क्लास का अध्याय 2 है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ये जो चैप्टर हमारा आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। इस चैप्टर में हमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ फिर से ध्यान दीजिए। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला पढ़ना है। ये जो आकृतियाँ हैं, इस आकृतियाँ के किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है वो समझिए। ये जितनी भी आकृतियों का नाम आपको बताया गया है, सभी का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है, अब आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको फार्मूला के हिसाब से बताया जाएगा ताकि समझने में आसान हो जाए। सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारा अध्याय दूसरा है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम घन और घनाभ के बारे में देखेंगे कि घन और घनाभ में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है और उसका सूत्र क्या है। ये जो आपका चैप्टर है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर आप फार्मूला को माइंड में नहीं रखते हैं तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम अगर इस चैप्टर को बनाने की अगर हम कल्पना करते हैं तो कल्पना भी करना व्यर्थ है। ठीक है, सबसे पहले चलिए घन और घनाभ की तरफ हम चलते हैं। आखिर ये घन और घनाभ होता क्या है, तो घन और घनाभ दोनों बंद आकृति है जो वर्ग और आयत से मेल खाता है। ठीक है, ये क्या है कि ये बंद बॉक्स की तरह होता है, चाहे वो घन हो या घनाभ हो। अगर घन और घनाभ दोनों बंद बॉक्स के आकृति की ही तरह है तो फिर दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। तो ये जो हमें घन पढ़ना है, तो घन एक ऐसी बंद आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर होती है, जबकि घनाभ एक ऐसी बंद आकृति, बॉक्स की तरह बंद आकृति है जिसमें लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग होगा। ठीक है, चलिए अब आप देख लीजिए कि वास्तव में ये बंद आकृति कैसा दिखने में कैसा होता है। तो देखिए, आप बचपन में ऐसा बॉक्स बनाकर बहुत बार खेले होंगे। एक ये आकृति, और एक ये आकृति। अब देखिए, ये पूरा एक चरखूट बॉक्स की तरह ये आकृति देखने में लग रहा है, जिसमें देखने से ये पता चल रहा है हाथ से बना हुआ है। ये लगभग में हम बात कर सकते हैं, ये जो आकृति हम देख रहे हैं कि इसमें लग रहा है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीज़ आपस में क्या है, बराबर है। जबकि इसमें देखिए लंबाई अलग दिख रहा है, चौड़ाई अलग दिख रहा है, ऊंचाई अलग दिख रहा है। तो वैसी बंद आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर हो, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे घन। ठीक है, क्या बोलेंगे, घन। और वैसी आकृति, वैसी बंद बॉक्स की तरह आकृति जिसमें लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो और ऊंचाई अलग हो, उससे हम क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घनाभ। अब चलिए, जब हम बात करते हैं ये जो हमारी बंद आकृति है, इस बंद आकृति में ये हो जाता है लंबाई यानी कि L, ये हो जाता है चौड़ाई यानी कि B, और ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाता है ऊंचाई यानी कि H। ठीक है, सेम इसमें भी वही चीज़ होता है। ये वाला हमारा हो जाएगा L, ये हो जाएगा B
और ये हो जाएगा H, ठीक है। ये अब देखिए, एक घन या घनाभ में कितने तल होते हैं, इस तल का अगर बात हम करें, इसका जो साइड होता है, साइड का बात करें, सतह का बात करें, तो एक घन या घनाभ में कितने सतह होते हैं, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। एक सतह ये नीचे वाला, एक ये फ्रंट वाला, एक ये पीछे वाला 3, एक ऊपर वाला 4, एक इधर वाला 5 और एक इधर वाला 6। कितने सतह होते हैं? तो 6 होते हैं। एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक पीछे वाला, एक आगे वाला और दोनों साइड वाला। एक घन या घनाभ में 6 सतह होता है। अगर इसके कोण और भुजाओं की बात की जाए तो इसमें देखिए कितने इसमें कोण होते हैं। तो एक यहाँ पे ये कोण होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है। इसमें भी अगर बात किया जाए तो सेम वैसे ही, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि एक घन या घनाभ में 8 कोण हमें मिल सकता है, ठीक है। जब हम आगे बात करते हैं, जब हम आगे बात करेंगे अब इसके भुजाओं के बारे में, तो देखिए एक घन या घनाभ में कितने लाइन खींचे गए हैं वो आप देखिए। एक ये वाला लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर एक घन या घनाभ में लाइन की बात की जाए तो एक घन या घनाभ को बनाने के लिए कितनी लाइन की आवश्यकता पड़ती है? 12 लाइन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, ये तो हो गया घन और घनाभ के बारे में मोटा मोटी जानकारी। मुख्यतः हमें इसमें पढ़ना क्या है, तो इसके फार्मूला के बारे में हमें पढ़ना है। अब चलिए फार्मूला की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ के विकर्ण का। आखिर ये विकर्ण क्या चीज़ होता है? तो जब हम घनाभ के एक कोना को दूसरे कोना से मिला देंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। या हम इस कोना से इस कोना को मिला दें तो ये इसका क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, फार्मूला लिखते चलते हैं। फार्मूला आपके बुक के पेज नंबर M21 यानी कि M21 में भी है। M लिखा गया है, M का मतलब होता है मेंसुरेशन, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए हमें पढ़ना है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र हो जाता है √L² + B² + H²। अब आप यहाँ पे समझिए, L से होता है लंबाई, B से होता है चौड़ाई और H से होता है ऊंचाई। यानी कि जब घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो आप निश्चिंत रहिएगा। क्यों? क्योंकि जब ये घनाभ का विकर्ण अगर आपसे निकलवाएगा तो वो उस घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीज़ आपको दे देगा। तो घनाभ का विकर्ण अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम करेंगे √L² + B² + H²। ये हो गया घनाभ का विकर्ण। अब चलिए, अगर घन की विकर्ण का बात किया जाए, अगर हम घन के विकर्ण का बात करते हैं तो घन का विकर्ण कैसे निकलेगा? तो घन का विकर्ण अगर हमें निकालना हो तो घन के विकर्ण का फार्मूला हो जाता है √ भुजा इकाई। क्या हो जाएगा? √3। अब यहाँ पर भी L होता है, यहाँ पर भी हम L लिख सकते हैं, ठीक है। L लिख सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं घन, आपको जस्ट बताया गया है कि घन में सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। यानी कि इसका L, B और H सभी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो L लिखा हुआ है तो L को हम भुजा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो घन है, घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 गुणे भुजा, ठीक है। ये आपका घन का विकर्ण हो जाएगा। अब चलिए, जब हम घनाभ के आयतन का बात करते हैं, किस चीज़ का? घनाभ के आयतन का। घनाभ का आयतन। बाबू अब आप पहले आयतन समझिए कि वाकई में ये आयतन होता क्या है। आप देख रहे हैं कि ये एक बॉक्स के समान आकृति है और ये भी क्या है? बॉक्स के समान ही आकृति है। ये घनाभ होता क्या है जरा आप पहले समझिए। ये इसका ये जो आयतन होता क्या है ये समझिए। ये जो आप देख रहे हैं घनाभ, ये आप देख रहे हैं माचिस का डब्बी है, कुछ इसी आकार का होता है।
इसमें भी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। आप देख रहे हैं लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, ऊंचाई लंबाई से कम और चौड़ाई से अधिक है। ये जो घनाभ होता है इसी आकृति का होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ रहता है? माचिस रखा हुआ रहता है। अब इस बॉक्स में कितने माचिस की तिलियाँ रखी जा सकती है? इस बॉक्स के भीतर जो जगह होता है ना, ये जो इसके भीतर का स्पेस है, इसी स्पेस को आयतन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयतन। आयतन हम किससे बोलेंगे? तो किसी बॉक्स के अंदर जो स्पेस होता है उसमें हम किसी वस्तु को पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसका आयतन कहा जाता है। अब देखिए जो आप देख रहे हैं घनाभ, ये जो बॉक्स है इसके अंदर कितना जगह होगा, कितने वस्तुओं को रखा जा सकता है, उसी चीज़ को क्या कहेंगे हम? आयतन कहेंगे। जब हमें घनाभ का आयतन निकालना होगा तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है L गुने B गुने H, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लेकिन जब वही हम घन के आयतन का बात करें तो घन का आयतन लिखिए, घन का आयतन। अब आप बताइए घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी भुजा यहाँ पे ये जो घन है, घन में भुजा होता है, ठीक है। अगर ये जो तीन चीज़ इसमें LBH हम लिखें, अगर ये तीनों अलग अलग होता तब हम इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में इसको हम डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पर ये जो LBH है ये सभी आपस में क्या है? बराबर। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे भुजा। क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर हम नहीं जाएंगे। हमें घन में जब भी विचार करना होगा तो हम किस पर विचार करेंगे? भुजा पे। तो घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए अब देखिए, जब अब आपको पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ना हो, जब आपको पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ना हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल दो टाइप का होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कितने पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं? दो टाइप के, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आखिर ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? वक्र का मतलब होता है टेढ़ा या तिरछा, ठीक है। वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा या तिरछा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसी आकृति का निकाला जा सकता है जिसमें कोई तिरछा या जिसमें कोई टेढ़ा रेखा खींचा गया हो, ठीक है। टेढ़ा का मतलब होता है इस टाइप का या इस टाइप का या ऐसे। अगर इस टाइप का रेखा खींचा गया हो तो उसे वक्र रेखा कहा जाता है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहाँ निकलेगा? जहाँ वक्र रेखा हो, ठीक है। अब आप चलिए बाबू देखिए, आपके सामने अभी घन और घनाभ है। आपके सामने यहाँ पर क्या है? घन और घनाभ है। घन और घनाभ में आप जरा गौर कीजिए, कहीं पर भी टेढ़ा रेखा कहीं पर भी खींचा हुआ है? कहीं पर भी तिरछा रेखा है? नहीं है। सब एकदम सीधा सीधा रेखा खींचा हुआ है। इसमें कहीं टेढ़ा रेखा नहीं है, गोल रेखा नहीं है। तो इसमें वक्र रेखा हुआ क्या? नहीं ना। अगर जिस आकृति में वक्र रेखा नहीं हो तो उसका हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे क्या? नहीं। जहाँ पे अगर वक्र रेखा नहीं हो वहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, वहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले घन का हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं। घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, घन में पृष्ठ कितने हैं, सतह कितने हैं, जस्ट अभी आपको बताया गया है। एक घन में कितने सतह होते हैं? कितने सतह होते हैं? जस्ट अभी मैं बताएं कि एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक पीछे वाला, एक सामने वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 होते हैं। एक इधर वाला, एक कौन सा? एक ये सामने वाला, एक ऊपर वाला 2, एक पीछे वाला 3, एक नीचे वाला 4, एक इधर वाला 5 और एक इधर वाला 6। कितने पृष्ठ होते हैं? 6। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने किनारा। क्या हो जाएगा? 6 गुने किनारा का स्क्वायर कर देंगे। 6 गुने
किनारा का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए